दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में आरिफ अजाकिया, पाकिस्तान की पूर्व मंत्री जो कि युवा मामलों की मंत्री रही हैं सिंध में, श्रीमती अंबर खान से चर्चा कर रहे हैं। अंबर खान इसी चर्चा के दौरान ये बात कहती हैं कि उनके पुरखों ने पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का बंटवारा करवा के बहुत बड़ा पाप किया है, जिसका अंजाम आज उनकी पीढ़ियां भुगत रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आज उनकी स्थिति केवल शरणार्थियों की है, उन्हें मुहाजिर के नाम से जाना जाता है, जबकि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान पूरे विश्व का मार्गदर्शक है, सोने की चिड़िया रही है। हर व्यक्ति हिंदुस्तान की तारीफ करता है। वहाँ की ज़मीन हमारी मातृभूमि है, परंतु हमारी ही गद्दारी के कारण इसका विभाजन हुआ, जिसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार हम हैं। और इस ओर पाकिस्तान में लोग अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं पर और अन्य जातियों पर, शियाओं पर, अहमदियों पर और बलूचियों पर, पश्तूनों पर, केवल इसी में लगे हुए हैं कि इस्लाम के नाम पे अत्याचार करना। आइए देखें इस वीडियो को। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। मैं चाहूंगा कि पहले तो आप हमें थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप के आबाओ अजदाद कहाँ से थे हिंदुस्तान में, और कराची में आपकी सियासत का कुछ बैकग्राउंड, और जो इसके बाद मैं आपसे सवालात शुरू करूं ताकि हमारे दर्शकों को पता हो कि मिसिज अंबर कौन है। जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि आपका प्रोग्राम तो क्योंकि मैं मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम की सबसे बड़ी, शायद हो सकता है मुझसे भी बड़े फैन हो, मगर मैं हमेशा से आपको फॉलो कर रही हूँ। जब आपका ये टीवी चैनल नहीं था, जब आप अपने फेसबुक पे मुख्तलिफ टॉपिक पे या दुखती हुई पाकिस्तान की दुखती हुई रगों को आप छेड़ते थे, मैं उस जमाने से आपको फॉलो कर रही हूँ। हमेशा मुझे बहुत अच्छा आपका नुक्ता नजर रखता था, बड़ा नेचुरल अंदाज से सच्चाई के साथ आप बयान करते थे बातों को। तो क्योंकि हम सबका जो भी, देखिए पाकिस्तान तो 72 साल पहले बना है ना, उससे पहले तो पूरा पूरा का पूरा हम सब हिंदुस्तान थे। तो हम जो मेरे नाना जान हैं वो इलाहाबाद से उनका ताल्लुक था, और वो तो आए नहीं थे जब माइग्रेशन हुई, क्योंकि वो एक तो आईएसएस ऑफिसर थे और वो फिर आए नहीं। कुछ लोग जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था इस पार्टीशन को, मगर क्योंकि हमारे मामू जान वगैरह शायद वो यंग होंगे, वो आ रहे थे, तो हमारी नानी छोटे छोटे से बच्चों को लेकर उनके पीछे कि वो लेकर वापस आएंगी, वो इस लिहाज से पाकिस्तान आई थी क्योंकि उनका बेटा आ गया था। मगर फिर हालात शायद ऐसे हो गए कि वो बेचारी आ नहीं सकी, मियाँ वहां रह गए, नानी बच्चों के साथ यहाँ रह गई। और मेरे जो ददियाल है वो शाहजहांपुर से उनका ताल्लुक था, और आज तक हमारी बहुत सारी फैमिली शाहजहांपुर में रह रही है, और इलाहाबाद में, हैदराबाद, दक्कन में, ननियाल रह रहा है। तो हमारे रूट्स हैं। अब वही हमारे, क्योंकि कल्चर, हमारा खाना पीना, रहन सहन, हम सबका जो अंदाज गुफ्तगू है वो सब वही है। रहबत बोलो वही हमारे वालिदैन जो जिन्होंने हमें दिया। और फिर पूरी जिंदगी उन लोगों को अपनी उसी यादों में देखा। अपने वालिदैन को तो हमने अपने उस हिंदुस्तान की उन यादों में रखा, बल्कि बड़ा दुख होता है कभी देख के कि उन लोगों ने, जो हमारे वालिदैन स्पेशली, उन्होंने तो अपना बचपन खो दिया, और एक अजीब व गरीब नफसा नफसी के आलम में वो पाकिस्तान आए, जो मैं समझती हूँ कि एक सही चीज नहीं थी, एक सही पार्टीशन नहीं था, नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद जो है ना, मैं यहाँ कराची में पैदा हुई, कराची में रही, यहीं पर तालीम हासिल की। और क्योंकि मैं हमेशा से सोशल वर्क के हवाले से मुख्तलिफ चीजें करती थी, इसी लिहाज से मेरा फिर यहाँ की जो कराची की एक बड़ी, जिसको कहते हैं सियासी पार्टी थी, उसमें मैंने एज अ सोशल वर्कर काम शुरू किया था करने के लिए। और फिर उसके बाद आते आते उन्हीं का एक हिस्सा बनी, और उन्होंने फिर मुझे जिम्मेदारी दी उस तहरीक में, और इन सब चीज़ों को देखने का मौका मिला करीब से। पाकिस्तान की सियासत को तो नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमती
जो तरीका वारदात है कि किस तरीके से काम किया जाता है और अवाम को किस तरह मामू बनाया जाता है, अब किया कुछ नहीं जाता है। जी, वो मैं भी उसी राहदारी से गुजर के आया हूं, तो आई अंडरस्टैंड। मिसिज अंबर, आपसे पहला मेरा सवाल ये है कि 1947 में मिलियंस ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, और उन्होंने कुछ ईस्ट पाकिस्तान में गए, जैसे बिहार से और वेस्ट बंगाल से, और इस तरफ से पंजाब से, यूपी से, बिहार से भी, और पूरे हिंदुस्तान से वेस्ट पाकिस्तान में लोग गए। इसी तरह वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान से मिलियंस ऑफ पीपल इंडिया माइग्रेट करके आए। हम को पता ही नहीं चलता कि इंडिया में जो माइग्रेट करके आए थे वो माइग्रेट इमिग्रेंट्स हैं या मुहाजिर हैं। उनको मेन स्ट्रीम लाइफ में इंडियंस ने एकोमोडेट कर लिया, उनको बराबर के हुकूक दिए, उनको एसिमिलेट कर लिया अपनी कौमों में। हालांकि उन्होंने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी रखी, जैसे सिंधी आज भी इंडिया में सिंधी है, या पख्तून आज भी इंडिया में पख्तून है, लेकिन बहरहाल वो एसिमिलेट हो गए सिस्टम में। क्या वजह है कि जो माइग्रेट करके ईस्ट या वेस्ट पाकिस्तान गए थे, जैसे बिहार से काफी लोग गए थे ईस्ट पाकिस्तान, और यहाँ जो मुहाजिर आए थे उनको तो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा पूरे पाकिस्तान में। तो क्या फर्क है? हालांकि उनकी भी डीएनए वही है, हमारा भी डीएनए है, तो सब हिंदुस्तान की संस्कृति, तो क्या ऐसा फर्क आ गया कि यहाँ पे इतना डिस्क्रिमिनेशन और हिंदुस्तान में मुहाजिरिन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हुआ? वो हमारे आपके टीवी पे सोशल मीडिया के आते हैं, मेरे ख्याल में मेजर गौरव आर्या जी साहब जी। वो अक्सर व बेशतर एक कहते हैं कि आप पाकिस्तानी लोग एक जुमला बहुत कहते हैं, बहुत माजरत के साथ। तो मैं भी वो जुमला कह रही हूँ, बहुत माजरत के साथ। देखें, इन सारे जो आपने ये सवाल पूछे हैं कि यहाँ से जो लोग गए वो बिल्कुल जम हो गए, यानी कि वो बिल्कुल घुल मिल गए, और जो वहां से यहाँ लोग आए वो क्यों एडजस्ट नहीं कर सके, बल्कि एडजस्ट तो अलग चीज है, उनके साथ इंसाफ ही नहीं हुआ, और वो आज तक 72 सालों में वो तकलीफ में है, और उसका आधा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान अलग होने के साथ मिला। तो उसकी वजह ये है, देखिए, जब तक हम तारीख को नहीं देखेंगे ना, इसके पीछे तारीख है पूरी। यही वो हिस्सा है जहां हम माइग्रेट कर कर आए, ये वो हिस्सा है जहां से हिंदुस्तान की तकसीम की वजूहात शुरू हुई हैं। ये वो हिस्से, हम उन हिस्सों से आए जिन हिस्सों में जिन्होंने कहना चाहिए भारत, हम उस हिस्से में आए जिन्होंने अंग्रेजों तक को भागने पे मजबूर कर दिया था हिंदुस्तान को छोड़ने से, और हम उन हिस्सों में आए जहां से अंग्रेज दाखिल हुए थे। तो ये जिस जगह हम आए हैं उस जमीन का भी एक तारीख है अपनी। यहाँ से बगावतों ने हमेशा तो हम एडजस्ट, यहाँ के लोगों की जो कल्चर था, यहाँ के लोगों का जो मिजाज था वो भी अलग था। और फिर बदकिस्मती के साथ ये हुआ कि पाकिस्तान बनना या भारत की तकसीम होना ही एक, मैं समझती हूँ, एक भारत की जमीन के साथ जुल्म था। एक गलत चीज हुई है ना, जब आप जुल्म करते हैं तो जुल्म का अंजाम तो जुल्म ही होता है ना। आप वो एक चीज जो गलत हुई है तो वो हम उसकी भी कह सकते हैं कि हम उसकी भी सजा हो सकता है भुगत रहे हो, हम उसकी भी हो सकता है सजा भुगत रहे हो। उसकी मेरे ख्याल में अभी थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया होगा सही है। तो एक गलत फैसले की सजा भुगत रहे हैं हम सब लोग यहाँ पे आने वाले। हम वहां जो गए, यहाँ से जो वहां चले गए, इसलिए देखिए वहां पे हजारों साल का भारत 72 साल पुराना नहीं है, पाकिस्तान 72 साल पुराना है, भारत बरस पुराना है। भारत वो है जो दुनिया में अगर कोई भी बुक उठा के पढ़ते हैं ना, दुनिया की किसी भी जबान की, आप किसी उनका शौक होता है उस राइटर का आप ड्रीम पढ़ेंगे कि वो इंडिया जाना चाहता है, वो भारत जाना चाहता है। हर कौम भारत, यानी कि कितना कदीम है भारत, तो वो तो कदीम, वो तो एक माँ जैसी जमीन है ना, वो उसका काम, इसीलिए कितने लोग आए उसमें एडजस्ट होते गए। उसमें उस भारत जमीन की खूबी ये थी कि वो अपने अंदर जम कर लेता है लोगों को। उसने जो वहां आता है, फिर वो वहां से जाने की, उसको अंग्रेजों को तो भगाना पड़ा है ना, वरना वहां मोस्टली जो लोग आते हैं उनको मजे लग जाते हैं। तो वो जमीन तो है ही अच्छी। बाकी देखिए, वो बुराइयां छोटी मोटी तो हर जगह होती हैं, हर कल्चर में होती हैं। वो ऐसा नहीं होगा कि
कोई 100% परफेक्ट कोई सोसाइटी होगी, मगर मैं ये समझती हूँ कि भारत इस कुर्रे पे अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, जिसकी हम लोगों ने शायद उस नेमत से, हम लोगों ने अल्लाह ताला की उस नेमत से कुफ्र किया या उसके हम इनकारी हुए, तो उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। ये मैं ये समझी हूँ। गुड। बाजी, आपसे अगला सवाल है। अभी हमने 3-4 दिन पहले एक वाकया देखा पाकिस्तान की एक पिशावर में अदालत में। एक आदमी को ब्लास्फेमी की केस चल रहा था। एक यंग लड़का आता है बंदूक लेके अदालत में और उसको कत्ल कर देता है। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर रही हैं पाकिस्तान में, सिंध में, और आपने करीब से मुशाहिदा किया है सरकारी जगहों का कि किस तरह चीजें चलती हैं, काम होता है, और खासतौर पे यूथ अफेयर्स का। क्या वजह है कि ये एक इतना एक्सट्रीमिस्ट यंग लड़का, और फिर इसके बाद जो रिएक्शन है कि पूरा पाकिस्तान उसको वेलकम कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है उसकी सॉलिडरिटी में, और वो अदालत में आज पेश किया गया तो उसको उसकी पप्पियां ली जा रही हैं, उसके गले लगाए जा रहे हैं, फूल निछावर किए जा रहे हैं, तो हर आदमी फिर इस तरह तलवार लेकर निकल जाएगा। क्या फिर ये जस्टिफाई करता है कि कल को कोई आदमी कहे कि मुझे नबी पाक ने ख्वाब में आके कहा कि मैं इमरान खान को मार दूं, तो वो फिर इमरान खान को भी मार सकता है? क्योंकि फिर तो एक ट्रेंड सेट हो गया ना कि भाई नबी पाक ने ख्वाब में आके कह दिया तो बात खत्म। आप मुझे वजीर उमूर नौजवान रही हैं, आप मुझे बताएं कि ये इग्नोरेंट कौम, ये जहालत से भरपूर लोग कहां से आ गए, और क्यों हुकूमती लेवल पे क्या ऐसी कमजोरियां हैं, क्या वजह है कि हम अपनी एक समझदार या बर्दाश्त वाली कौम पैदा ना कर सके? देखिए, इस सवाल का जवाब बहुत ही दर्दनाक और बहुत अजियतनाक ये खबर है। मगर ये तो एक खबर है ना अजियतनाक, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी बेहिसाब खबरें हैं जो हम शायद डिस्कस भी नहीं कर रहे, ना करते हैं, ना उन पे कभी हमने रोशनी डाली है। इस खबर जिस जगह पे 16 या 17 साल की बच्ची अपने साथ जिनसी ज्यादती की शिकायत किसी जज से करने गई हो और वहां जज उस बच्ची को रेप कर दे, तो आप ये बताइए उस माशरे में जो कुछ भी ना हो वो कम हो। ये तो मैंने आपको एक, जहां पे इंसाफ मिलना है, मैं एक इंसाफ देने वाली कुर्सी पे जो आदमी बैठा है, और फिर उस आदमी को गिरफ्तारी से पहले उसको वो भी मिल जाता है कि इनको कब्ल गिरफ्तारी उस जज साहब को कोई अब गिरफ्तार भी नहीं कर सकता। तो जहां माशरे का ये निजाम हो, जहां जज करप्ट हो, जहां पुलिस करप्ट हो, जहां पूरा माशरा, पूरा निजाम करप्ट हो चुका हो, तो वहां फिर यही ऐसे ही बच्चे जन्म देते हैं। फिर वहां माशरे में जहां इंसाफ ही नहीं है, जहां तालीम ही नहीं है, जहां गुर्बत का बोलबाला है, तो वहां ये मासूम, मैं मतलब उस लड़के को, कातिल को मासूम नहीं कह रही हूँ। हर माँ जब बच्चा पैदा करती है तो वो एक इंसान का बच्चा पैदा करती है, ना वो मुसलमान का बच्चा पैदा करती है, ना वो काफिर का बच्चा पैदा करती है, ना वो ईसाई का बच्चा पैदा करती है, ना वो कादियानी, मतलब किसी मजहब से बाला होकर वो एक इंसान को पैदा करती है। फिर उस इंसान को हम लोग बना देते हैं जो हमारा दिल चाहता है। हम उसको एक अच्छा इंसान माशरे में बना सकते हैं और हम उसको मुमताज कादरी बना सकते हैं। ये हम, और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि इस तरह के चीजें दिखाकर पूरी दुनिया में हम ये दहशत फैला रहे होते हैं कि देखिए हमारे पास ऐसे एक्सट्रीमिस्ट हैं, अगर आपने कुछ किया, और जाहिर बात है उसमें ज्यादातर खौफजदा करना उनको दुनिया से तो नहीं होता है, उनको भारत को डरा रहे होते हैं। जो मेन फोकस मुझे लोगों से बातें करके, जो हमारी हुक्मरान तबके हैं, उनका सारा फोकस, सारी कॉम्प्लेक्सेस, सारा अपने आप को अच्छा करने के बजाय, बल्कि वो इंडिया को देख के अपने आप को अच्छा करे कि इंडिया और हम एक साथ अलग अलग हुए थे एक दिन का फर्क से। क्या वजह है कि वहां पे एजुकेशन ज्यादा आ गई है, उन लोगों ने तरक्की कर ली है। मैं अमेरिका में रहती हूँ, आप यकीन जाने, हम अमेरिका में होते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो लोग हमें डिफरेंशिएट तो नहीं कर पाते ना। लोग मुझे देख के पहले पूछते हैं सवाल कि आप इंडियन हैं, यानी कि इंडिया का एक नाम है एक हर जगह पे। फिर हम बताते हैं जी हम पाकिस्तानी हैं, 40, मतलब एक पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमको बताना पड़ती है। यानी कि हमारी शक्लें, हमारा बोलने का अंदाज, हमारी हर चीज एक है, मगर हमारे पास जब पाकिस्तान का नाम आता है तो लोग तो कहते हो
पाकिस्तान बोलना कोई हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो इसी तरीके से ये इस तरह के जहन खास तौर पे क्रिएट किए जाते हैं, उनकी गुर्बतों को कैश किया जाता है। गली गली कूचों कूचों में मदरसे बना दिए गए हैं, उन मदरसों में इन बच्चों को प्रोड्यूस किया जाता है। माँ बाप को बच्चों पूरे 1 साल के पैसे दे दिया जाता है। तो कौन, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो मदरसे वालों के पास वो पैसे कौन दे रहा है जो उन बच्चों को वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं? चाहे वो उन बच्चों को क्या दिलचस्पी, उन 16, 17, 20 साल के बच्चों का आज मोबाइल पकड़ा दें, मोबाइल में फिल्में देख रहे होंगे बैठ के, बल्कि देखते होंगे, वो बच्चे भी देखते होंगे। वो अपने पूरे साल के पैसे माँ बाप उनके गरीब ले जाते हैं, उनके 12 बच्चे होते हैं, उन 12 में से 2-3 मदरसे वाले ले लेते हैं, उनके गुजारे हो जाते हैं, और ये फिर इसी तरह के बच्चे क्रिएट करते हैं। उनको तो पता भी नहीं, सच्ची सी बात है। मुझे याद है मैं एक दफा कब्रिस्तान गई थी, वही मदरसे के बच्चे जो बुला लिए जाते हैं ना कुरान पढ़ने के लिए, उन बच्चों से मैंने, क्योंकि अब वो आदत है मेरी, वो सवाल जवाब करती हूँ डिफरेंट चीजें, तो उनसे पूछा मैंने, बताओ तुम्हारे आखिरी नबी का नाम क्या है? तो कहने लगा जुल्फकार अली भुट्टो। और इस तरह से मैंने 2-3 सवाल पूछे, तो उन लोगों को तो मजहब के बारे में ही नहीं पता है, नबी कौन है, रसूल कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना कौन है, मतलब वो सब मिक्स हुआ हुआ एक डिब्बा है, डिब्बे के अंदर बहुत सारी चीजें डाल दी हैं और उसको शेक कर दिया है। तो वो बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे, मेजॉरिटी वो निकले। बहुत कम बच्चे होते हैं या बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास पैसा या तालीम होती है, तो बाहर निकल जाते हैं, उस माशरे से बाहर निकल आते हैं बहुत मजबूरी के साथ। सब घुटन, इस वक्त पाकिस्तान घुट गया है, बिल्कुल घुटे हुए माहौल में है। तो ये ऐसे ही लोग प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जिसने मारा होगा उसको मजहब के बारे में अलिफ बे भी नहीं पता होगी, मैं कहना ये चाह रही हूँ आपको। उसको इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल होते रहेंगे जब तक इन सब चीजों को सही नहीं किया जाएगा। घुटन वाला माहौल हो गया, आपने कहा पाकिस्तान में अब घुटन वाला माहौल है। तो सच्ची बात है कि पाकिस्तान में जो फौज के बूट पॉलिश नहीं करता उसके लिए जिंदगी अजीरन है। चाहे वो बलोच है, चाहे वो पख्तून है, चाहे वो मुहाजिर है, सिंधी है, रिलीजियस माइनॉरिटीज है, और इवन पंजाबियों में से भी, जैसे एक ब्लॉगर हैं अहमद वकास गोराया, सलमान हैदर हैं, गुल बुखारी हैं, जनरल की बेटी हैं, लेकिन वो आर्मी की पॉलिसी के खिलाफ बात करती हैं तो वो एग्जाइल में हैं। तो क्या मुस्तकबिल देखती हैं कि इस तरह तब्दीली को आएगी? पाकिस्तान भी हम जैसे, मतलब वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, इजहार राय की आज़ादी कभी होगी, और पाकिस्तान सरवाइव कर लेगा फिर अगर यही सूरत हाल रही ह्यूमन राइट्स की? देखिए, हकीकत पसंदी से अगर हम काम लें, और मैं अब कहूँ भी खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, मगर जो चीज हम बोते हैं वही निकालते हैं ना। मतलब अगर मैं बबूल के कांटों का दरख्त लगाऊंगी तो बबूल के कांटे ही निकलेंगे, उसमें आम नहीं निकलेगा। तो हकीकत जो मैं देख रही हूँ, जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे नहीं नजर आता पाकिस्तान सरवाइव करेगा, पाकिस्तान चल सकता है। इसलिए कि जो पाकिस्तान की अवाम है वो अब इतनी लाशें उठा चुकी है। हर, मैं यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान में महाजिर कहलाई जाती हूँ, जो लोग अर्बन सिंध में रहते हैं, यानी कि शहरी सिंध के लोग हैं जो कि हिंदुस्तान से आए हैं, वो हम आज तक महाजिर, हमें डिफरेंट नामों से, आपको पता है, याद इसकी तो आप बहुत ज्यादा तफसील बता चुके हो, मेरे ख्याल में सारे आपके व्यूअर्स जानते होंगे, हमको महाजिर कहा जाता है। तो 72 सालों में हम महाजिर बन गए, बहुत बुरे, बहुत ही पस्ती में। महाजिर तो समझ लीजिए जो करा था उन्होंने 72 साल में, अपनी जमीन से बगावत की थी, अपनी जमीन से गद्दारी की थी, उसकी सजा वो तो चले गए बेचारे, मगर उनकी नस्ल भुगत रही है, हम भुगत रहे हैं। और जब तक हम जिंदा हैं, जब तक भुगतते रहेंगे। तो ये उसकी, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान चल नहीं सकता आगे, मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका अंत ही नहीं है ना कोई। हर पूरा अगर आपको होता ना कि चलिए एक जख्म हुआ था वो अलग हो गया, वो समझिए तो मेजॉरिटी होते हुए बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। पहली दफा दुनिया की तारीख में कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी से अलग हुई है, ये भी दुनिया की एक तारीख है। जो पाकिस्तान तो बड़ी बड़ी तारीखी चीजें दिखाता है ना करके दुनिया को, ये भी तारीख हुई। तो मुझे भी ऐसा नजर आता है कि पाकिस्तान चल नहीं सकता, बिल्कुल मुझे नहीं नजर आ रहा उसको चलता हुआ। आपसे अगला सवाल मेरा इंडिया के बारे में है। एक मस्जिद है, बाबरी मस्जिद, जो कि बनाई गई थी
एक मंदिर को तोड़ के 500 साल पहले, और वो मंदिर भी कोई आम मंदिर ना था कि हिंदुस्तान के राजा और भगवान श्री राम जी का जन्म स्थान है। वहां के मुकद्दस मंदिर को मुसलमान आके तोड़ देते हैं और मस्जिद में कन्वर्ट कर देते हैं। 1992 में हिंदू कहते हैं कि अब वो मस्जिद की जगह वापस हमारे मंदिर को बनाया जाए, और वो मस्जिद तोड़ दी जाती है। लेकिन फिर वो हिंदू उसकी जगह मंदिर नहीं बनाते, बल्कि वेट करते हैं, क्योंकि मामला अदालत में था। और फिर अदालत ने आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स और पूरे स्टडी के बाद कोई 92 के बाद से लेके 2019 में फैसला देती है कि वहां पे मंदिर था तो बेसिकली वहां पे मंदिर ही बनना चाहिए। तो अब श्री नरेंद्र मोदी उसका इफ्तिताह कर रहे हैं 5 अगस्त को, और एक वहां पे अयोध्या में राम मंदिर तामीर किया जाएगा। आप उसके बारे में आपकी क्या राय है? यह सही है या गलत है? क्योंकि हमारी अपनी रिवायत यह है कि तुर्की में एक वो चर्च जो हमारे नबी पाक की पैदाइश से पहले बना था, उसको हम मस्जिद में कन्वर्ट करके फख्र महसूस करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कैसे देखती हैं? देखिए, मेरे ख्याल में आपने और हम सब ने इसको फॉलो किया है। ये केस एक बहुत रोल मॉडल केस है, एक बड़ा तारीखी केस है राम मंदिर का। इसलिए कि देखिए, हिंदुस्तान में मेजॉरिटी जो हमारे हिंदू कम्युनिटी रहती है, और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से जो छोटे छोटे मुल्क बने हैं बाद में, उनके अलावा वो, क्योंकि मैं उनको भी हिंदुस्तानी कंसिडर करती हूँ, वो अलग तो हो गए, तो वो हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत, पूरी दुनिया में मुसलमान तो बहुत सारे मुल्कों में रह रहे हैं, बहुत जगहों पे चले जाते हैं, उनके ममालिक हैं। अपनी मेजॉरिटी मुल्क होने के बावजूद वो चाहते तो वो उस इतना अदालती केस ही नहीं करते, वो डायरेक्ट राम मंदिर, मेजॉरिटी पावर में हर चीज होने के बाद, ये तो इन सब के लिए, ये पूरी उम्मा के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये एक रोल मॉडल केस है कि उन्होंने किस तरह से इंसाफ को कई सालों, इस केस को किस तरह लिंगर ऑन किया गया, किस तरह खींचा गया। मगर हिंदू कम्युनिटी को मैं इसको सलाम करती हूँ, उनके सब्र को। और यही खूबी है, देखें, हिंदुस्तान की खूबी यही है कि उनकी जो एज अ हिंदू कम्युनिटी है ना, इस हिंदू कम्युनिटी को जब हम बोलते हैं तो हिंदू कम्युनिटी में उस जमीन में बसने वाले तमाम लोग आते हैं। उस जमीन के अंदर ये खूबी है कि साबिर लोगों की कम्युनिटी है, साबिर है, वो लोग सब्र करने वाले लोग हैं। तो उन्होंने सब्र किया और सब्र का नतीजा अदालती फैसला किया। और मैं ये समझती हूँ ये काम बहुत पहले वो कर सकते थे और कर लेना चाहिए था उनको, जिसको उन्होंने इतने दिनों के बाद किया। बल्कि मैं इसमें उनको मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि एज अ मुस्लिम, जितना मैंने मुसलमान मजहब को पढ़ा है, कहीं नहीं लिखा हुआ या कब्जे की जगह पर इबादत गाह बनाए। ये गलत चीज थी। और जिस तरीके से एक तरीक़ेकार रहा है, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान, मेजॉरिटी लोग, जहाँ एक जमाना था सब इसी तरीके से कब्जे करते थे, दूसरी जमीनों में, दूसरे मुल्कों में घुस जाते थे, और अब वो अपनी सही हाथों पे चला गया है। जो, और स्पेशली आप किसी राम, जब हम पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने तो बड़ी डीप डाउन पढ़ते हैं कि वो एज अ मुस्लिम, जो कहना चाहिए, तारीख भी मैं पढ़ती हूँ, तो उस हिसाब से भी अगर मैं देखा जाता है तो हो सकता है मेरे नजर के अंदर राम भी हो सकता है हमारे किसी प्रॉफिट में से कोई प्रॉफिट हो, क्योंकि उनका जो मैसेज है, आप मैसेज पढ़ें और उनकी तारीख पढ़ें और उनकी चीजें पढ़ें, वो सारी वो है जो एक अच्छे इंसान को बनाने के लिए की जाती है। तो मैं तो समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा दिन है। और क्योंकि मोदी जी ने तो मेरे ख्याल में अहद किया हुआ है सबको बहुत वापस सही, कहते हैं ना, सही जगह पे सब चीजों को बैठाने का, तो दुआ करती हूँ मैं अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, और उन्होंने, उनके जो ख्वाब हैं, उन्होंने जो अपने मुल्क को मजबूत बनाने के सोचा है, अल्लाह ताला उसमें सब में उनको कामयाबी दे। बहुत अच्छा काम, मैं तो समझती हूँ बहुत अच्छा कदम है, और ये पहले उठा सकते थे, मगर उन्होंने बहुत सब्र के साथ बहुत दिनों के बाद ये काम किया है, तो इस पे तो मैं मुबारकबाद देती हूँ। जय श्री राम। अगला सवाल, एक खित्ता है हिंदुस्तान का, एक स्टेट है, एक अब तो यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर। ये हिंदुस्तान के सर का ताज रहा है हमेशा, और ये हमेशा हिंदुस्तान
हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, लेकिन अब 1947 से एक ऐसी साजिश की गई, मेरी आवाज सही आ रही है ना? बिल्कुल आवाज सही आ रही है आपकी। ऐसी एक साजिश रची गई, इंटरनेशनल डिजाइन्स थी जो पाकिस्तान बनाया था जिस मकसद के लिए, और हिंदुस्तान को ऑक्यूपाइड रखने के लिए, तो इश्यूज छोड़ने थे, तो जम्मू एंड कश्मीर का एक इशू छोड़ा गया। और तारीख तो आपको पता ही है कि किस तरह उन्होंने एक्सेशन किया हिंदुस्तान के साथ, लेकिन फिर हमारे कबायलियों ने आके हमला किया और कब्जा किया आधे कश्मीर पे, गिलगित बल्तिस्तान पे, और फिर यूएन आ गई और लाइन ऑफ कंट्रोल खींची गई। जो हिंदुस्तान का कश्मीर था उसमें एक आर्टिकल था, आर्टिकल 370, जो कि रुकावट बना हुआ था कश्मीर की प्रोग्रेस के लिए, कश्मीरियों की प्रॉस्पेरिटी की तरफ इकदाम करने के लिए। उसमें काफी बेसिक रुकावटें थीं। तो 72 साल बाद एक बहादुर प्राइम मिनिस्टर ने आके उस रुकावट को खत्म किया और कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को नेशनल मेन स्ट्रीम में लिया। और खास तौर पर लद्दाख को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि उनकी टोटल आइडेंटिटी अलग थी, लैंग्वेज अलग थी, डेमोग्राफी अलग थी, और वहां पे अब जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है। आप कैसे देखती हैं जम्मू कश्मीर इशू को, और उसमें पाकिस्तान की बदमाशी की वजह क्या है? देखिए आरिफ भाई, जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान की बदमाशी,